हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू DSCJ होम क्लासेस। स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाजिज़म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर पार्ट 3। स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा और हमने देखा कि जैसे ही फ़र्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो जर्मनी में वेमर रिपब्लिक बना था और वेमर रिपब्लिक ने एलाइज़ के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली थी और उस ट्रीटी का नाम था पीस ट्रीटी। ये जो ट्रीटी थी ये फ्रांस के एक शहर वर्साइल में साइन की गई थी, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कहते हैं। और जब वेमर रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की थी तो उससे जर्मनी के बाकी लोग वेमर रिपब्लिक से खुश नहीं हुए थे। क्यों खुश नहीं हुए थे? क्योंकि इस ट्रीटी से जर्मनी की कुछ कॉलोनीज़ एलाइज़ के हिस्से में चली गई थी, जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ थे, कुछ रिजर्व्स थे, वह सारे अब एलाइज़ के हिस्से में चले गए थे। और वेमर रिपब्लिक ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि जो फ़र्स्ट वर्ल्ड वार हुआ उसकी शुरुआत जर्मनी की वजह से ही हुई है और अब जर्मनी कंपनसेशन देने के लिए तैयार है। यानी कि जो एलाइज़ ने वार गिल्ट क्लास लगाया था जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी ने वो एक्सेप्ट कर लिया था। तो यही वजह थी जिससे जर्मनी के बाकी लोग वेमर रिपब्लिक से खुश नहीं थे। तो चलिए आगे देखते हैं। द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी 1923 आफ्टर द वर्ल्ड वार। स्टूडेंट्स, जो वर्ल्ड वार हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। क्यों हुआ था आइए देखते हैं। जर्मनी हैड टू पे वार रेपरेशंस। अब जर्मनी ने ट्रीटी साइन कर ली थी ना, तो उनको अब एलाइज को वार रेपरेशन देने ही देने थे। रेपरेशन का मतलब होता है मेकअप फॉर अ रॉन्ग डूइंग। यानी कि अब जो एलाइड पावर्स थी उनमें जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन कंट्रीज़ का जो जो नुकसान हुआ था अब उनको वो सारी चीज़ें ठीक करनी थी। अपने देश में वो जगहें ठीक करनी थी, वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ ठीक करने थे, तो एक किस्म से रिस्टोर करना था। तो उस रिस्टोरेशन के लिए मतलब जो ये पैसा जर्मनी ने देना था एज अ कंपनसेशन, तो वो पैसा उन अलाइड पावर्स ने आपस में बांटना था और फिर उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने अपने देश को रिस्टोर करने में लगाना था। तो जर्मनी ने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट की 1921 में और 70 मिलियन यूरो एलाइज को दे दिए। लेकिन 1922 में जर्मनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। यानी कि अब वह अपनी सेकंड पेमेंट कैसे करता? तो उसने क्या किया, जर्मनी में जितना भी गोल्ड रिज़र्व था, जितना भी गोल्ड सोने की खाने थी, वह उन्होंने एलाइज़ को ही दे दी। सारा सोना उन्होंने जर्मनी से एलाइज़ को दे दिया, जिससे क्या हुआ कि जर्मनी में अब कोई भी गोल्ड रिज़र्व नहीं बचा। तो अब जर्मनी के पास ना तो कोई पैसा था, ना ही कोई सोना था। तो जर्मनी की जो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज वाली जगहें थी, जो कोल, आयरन, स्टील वाली जगहें थी, वह सारी एलाइज़ के हिस्से में ऑलरेडी चली गई थी क्योंकि उन्होंने ट्रीटी साइन कर ली थी। तो एक किस्म से जर्मनी के पास अब कुछ भी नहीं था, वह खोखला पड़ चुका था। तो इसीलिए स्टूडेंट्स 1923 में जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। जर्मनी वाज वर्चुअली बैंकरप्ट बाय 1923। ठीक, जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे 1923। अब जर्मनी करता है क्या? जर्मनी ने एलाइज़ को साफ मना कर दिया कि अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि जो हम आपको दे सकें। तो उसने साफ मना कर दिया कि हमारे पास ना पैसा है, ना सोना है, ना कोई और कोई फैक्ट्रीज़ हैं, ना इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ नहीं है जो हम आपको दे सकें। तो जैसे ही ये फ्रांस ने सुना तो फ्रांस अपसेट हो गया, क्योंकि फ्रांस ऑलरेडी अपसेट था, क्योंकि उसने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी थी वो भी उसने किसी से लोन लेकर ही लड़ी थी। उसकी कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं थी फ्रांस की, उनके पास भी उतना पैसा नहीं था, लेकिन अलाइड पावर्स के साथ मिलकर उसने ये युद्ध लड़ा था और जो कुछ पैसा था वो उसने उस युद्ध में ख़त्म कर दिया था। इवन दूसरे देश से लोन लेकर भी लोन लिया हुआ था इस युद्ध को लड़ने के लिए। तो अब वह एक किस्म से कर्ज़े में डूब चुका था। तो उसने क्या सोचा था कि जब जर्मनी रेपरेशन देगा और जब वह जितना पैसा मेरे हिस्से में आएगा तो उस पैसे का इस्तेमाल मैं इस कर्ज़े को चुकाने में लगाऊंगा। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने मना कर दिया तो फ्रांस अपसेट हो गया। तो फ्रांस ने क्या किया, जो जर्मनी की जगह थी रूहर नाम की जगह थी, वह एक बहुत ही लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया था रूहर जर्मनी का,
तो फ्रांस ने क्या किया, उस रीजन को ही अपने अंडर कर लिया, कब्ज़े में कर लिया। हालांकि उस रीजन में कुछ बचा नहीं था, वहाँ पर सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह होंगी, तो वो चीज़ें उसने वहाँ से ले ली। देन जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेजिस्टेंस। अब जर्मनी नाराज़ हो गया कि अब जो कुछ था थोड़ा बहुत वो भी फ्रांस ले गया, तो जर्मनी ने इसकी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन थोड़ा पैसिव रेजिस्टेंस से की, थोड़ा अलग तरीके से। अच्छा, रूहर क्या है, लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया, जो जर्मनी का था लेकिन बाद में फ्रांस ने उस पर कब्जा कर लिया। ड्यू टू शॉर्टेजेस द प्राइसेस ऑफ थिंग्स वेंट अप, दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। स्टूडेंट्स, जब चीज़ें कम हो, अब जर्मनी की बात करते हैं। जर्मनी में क्रॉप फेलियर हुआ था, अब युद्ध हुआ था तो बहुत नुकसान हुआ था, उनके पास उतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं थी, फूड प्रोडक्शन नहीं थी, तो जो चीज़ें थी वह ज़रूरी भी थी, लोगों ने लेनी भी थी, लेकिन उन चीज़ों की जो प्राइस थी वह एकदम से बढ़ती ही जा रही थी। चीज़ें कम थी लेकिन प्राइसेस बढ़ती ही जा रही थी, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ती ही जा रही थी। तो गवर्नमेंट के पास तो इतना पैसा नहीं था कि वह अपने कर्ज़ों को चुका सके, तो उन्होंने सिंपली क्या सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी प्रिंट करेंगे, छापेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी गलत बात थी। अगर हम अपने ही घर में प्रिंटिंग मशीन रखेंगे, पैसे छापने की मशीन रखेंगे और पैसे छापते ही जाएंगे, फिर तो हम कोई काम ही नहीं करेंगे, तो फिर तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी ना पैसे की। तो सेम वैसे ही हुआ, उन्होंने भी वहाँ पर जर्मनी में पैसे छापने शुरू कर दिए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जर्मनी में सर्कुलेट होने लगे तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई, पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो गई। दिस इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक, तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, ये जो ऊपर आप पिक्चर देख रहे हो, डॉलर साइन बना है और ऊपर की ओर एरो है, यानी इंक्रीज़। जब पैसे जब चीज़ों की कीमत बढ़ जाए तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई बढ़ जाए। व्हेन थिंग्स आर लेस एंड देयर प्राइसेस वेंट अप, जब चीज़ें कम हो और उनकी प्राइसेस ज़्यादा हों तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। और हाइपर इन्फ्लेशन क्या हुआ, जब प्राइसेस ऑफ गुड्स देन कंटिन्यू टू राइज एंड द वैल्यू ऑफ मनी कंटिन्यूज टू फॉल। जब चीज़ों की प्राइस कंटिन्यू राइज बढ़ती जाए और उस पैसों की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू कम होती जाए, तो उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ क्राइसिस। तो अब ये बहुत ख़तरनाक क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत बुरी सिचुएशन थी जर्मनी की। तो फिर क्या हुआ, लास्ट में अमेरिकन्स जो थे, अमेरिका का एक इंसान जिसका नाम था चार्ल्स डेविस, तो चार्ल्स डेविस की कमेटी थी एक, जिसका नाम था डेविस कमेटी। तो उन्होंने क्या किया, इस कमेटी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अब जो जर्मनी को जो रेपरेशन देने पड़ रहे हैं, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, तो एक काम करते हैं कि उनको इस चीज़ से ही छुटकारा दे देते हैं, यानी अब उनको मतलब इस क्राइसिस से ज़मानत बेल कर देते हैं। तो हुआ क्या, इवेंचुअली द अमेरिकन्स इंटरवेंट एंड बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेविस प्लान विच रिवर्क्ड द टर्म्स ऑफ रेपरेशंस टू द ईज दैट फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन। तो जो ये डेविस थे, चार्ल्स डेविस, तो उन्होंने ये बात आगे रखी कि जर्मन को इस फाइनेंशियल बर्डन से अब हटा दिया जाए, अब उनको ये रेपरेशन से मुक्त किया जाए। तो चार्ल्स डेविस वाज द लीडर ऑफ डेविस कमेटी, डेविस कमेटी के लीडर थे ये चार्ल्स डेविस, और इनको इस काम के लिए नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था 1925 में। ये है चार्ल्स डेविस की फ़ोटो, चार्ल्स जी डेविस, जिनका बर्थ 1865 में हुआ था और 1951 में इनकी डेथ हो गई थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। थैंक यू।